अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सारे सुने होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग लास्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था, हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वाटर पोल्यूशन स्टार्ट की हुई थी। वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ कि हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा वाटर पोल्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया था, और वाटर पोल्यूशन के बाद हमने बताए थे कि वाटर पोल्यूशन के दो सोर्सेज होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है और एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। जिसको आप आइडेंटिफाई कर सको वो पॉइंट सोर्स होता है और जिसको आइडेंटिफाई ना किया जा सके वो नॉन पॉइंट सोर्स होता है। और नॉन पॉइंट सोर्सेज जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो और आप पोल्यूशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी कौन सी हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं। तो उसमें हमने कुछ पढ़ी थी, जैसे लाइफ स्टॉक वेस्ट था, वो किस तरह से हमारे सरफेस वाटर को और ग्राउंड वाटर को करता है, पोल्यूट करता है। उसके बाद है डिटर्जेंट्स का सबसे बड़ा हमने देखा कि उसमें क्या होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। वो सारे जो है ना वाटर के ऊपर अलजी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन वो कम हो जाती है और वाटर पोल्यूट हो जाता है। फिर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट की बात की, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स की बात की, एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट की, जिसमें हमने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स को हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था लेदर टैनरीज। आप लोग को याद होगा कि हमने उसमें क्या बात की थी कि लेदर टैनरीज में फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, क्रोमियम के सॉल्ट यूज़ करती हैं, क्रोमियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ना यूज़ करती हैं फैक्ट्रीज़, जो कि बहुत हार्मफुल होता है और ये कैंसर भी कॉज करता है। तो फैक्ट्रीज़ को चाहिए कि वो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उनको चाहिए कि इस एसिडिक या आयन को, क्रोमेट आयन को न्यूट्रलाइज करके फिर डिस्पोज ऑफ करें। लेकिन चूँकि ये वाटर में एज इट इज़ मौजूद होता है, जो कि वाटर को पोल्यूट करता है और ये स्ट्रॉन्गली इरिटेटिंग कंपोनेंट होता है और ये कैंसर भी कॉज करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम वाटर की क्वालिटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हम वाटर की क्वालिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो वाटर की क्वालिटी को हम 3 तरीक़ों से हमने बात की थी। एक था हमारे पास DO, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, और एक था हमारे पास BOD, और तीसरा था हमारे पास COD। अब DO क्या था? DO होती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। DO होती है आपके पास डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और वाटर में अगर इसकी कंसनट्रेशन 4 to 8 ppm तक रहे, 4 to 8 पार्ट्स पर मिलियन। अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कंसनट्रेशन 4 to 8 ppm तक रहे तो वाटर आपका क्लीन रहता है, इसमें पोल्यूशन नहीं होती। लेकिन अगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 से कम हो जाए, लेस देन 4 हो जाए, 4 से नीचे 3 to 1, तो आपका वो वाटर पोल्यूटेड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसमें फिर पोल्यूशन के चांसेस होते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि उसमें पोल्यूशन है? उसको हम चेक करते हैं BOD और COD से चेक करते हैं। अब BOD में हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। BOD में हम एक वाटर का सैंपल लेते हैं, जिस वाटर की हमें क्वालिटी चेक करनी है, और उस वाटर को हम सील करके अंधेरे में रख देते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, और 5 दिन तक हम इसे अंधेरे में पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंधेरे में रखने से पहले इसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन हम काउंट करते हैं, मेजर कर लेते हैं, और फिर 5 दिन के बाद हम दोबारा इसकी DO चेक कर लेते हैं। तो उसका डिफरेंस हमें बताता है कि इसकी DO कितनी है। अगर तो इनिशियल और फाइनल BOD का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इट्स मीन वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा था, जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हुई है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इट्स मीन आपका वो वाटर पोल्यूटेड है, वो पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा। सेम केस हमने COD के साथ किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, BOD में हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी, वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हुई थी, और COD में हमने क्या किया था, केमिकल ऑक्सीडेशन की थी, और हमने यूज़ किया था डाइक्रोमेट के आइंस यूज़ किए थे हमने।
जितने डाइक्रोमेट के आयंस यूज़ होंगे, इसका मतलब वाटर में उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल है और उतनी ज़्यादा उसने आयंस यूज़ किए हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन में ज़्यादा यूज़ हुए हैं। इसका मतलब आपका वो वाटर पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा। यहाँ तक हमने अपना लास्ट लेक्चर वाइंड अप किया था। होपफुली कि आप लोगों को वाटर की क्वालिटी के ये फैक्टर्स समझ आ गए होंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना था अपना नेक्स्ट लेक्चर, और हमने यहाँ से स्टार्ट लेना था वाटर की प्योरीफिकेशन। अगर याद हो तो मैंने कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वाटर को प्योरीफाई किस तरह से किया जाता है, वाटर प्योरीफिकेशन आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं हम जो वाटर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर है चाहे वो सरफेस वाटर है, हम उसे प्योरीफाई करते हैं। उसको प्योरीफाई करने के कुछ मेथड्स हैं। जैसे नंबर 1 है आपके पास एरेशन। एरेशन अपने नाम से जाहिर है, आपने क्या करना है, हवा को पास करवाना है। देखो आपके पास एक वाटर का सैंपल है जिसको आप प्योरीफाई करना चाह रहे हो। मैं जस्ट थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपके पास वाटर का सैंपल, इसके अंदर आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये वाटर प्योर है या नहीं है, आप लोग को तो पता चल गया कि ये वाटर इम्प्योर है और आपने इसे क्या करना है, प्योरीफाई करना है। तो आप प्योरीफाई करने के लिए क्या करते हो, इस वाटर के ऊपर से एयर पास करवाते हो। इसमें से क्या पास करवाते हो, एयर पास करवाते हो। अब आपको पता है एयर के अंदर क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन। जैसे ही आप प्रेशर के साथ इस वाटर के ऊपर से एयर पास करवाते हो तो इस वाटर के सैंपल के अंदर जितनी भी गैसेस थी, यहाँ पर जितनी भी गैसेस थी, स्पेशली जो फाउल स्मेलिंग वाली थी, जैसे अगर वाटर के अंदर सल्फ़र के कंपाउंड्स मौजूद हुए तो एयर उसको क्या करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बना के उसको वहाँ से लिबरेट करवा देगी। जितने भी यहाँ पे गैसेस होंगी, सारी की सारी गैसेस इस एयर की ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और ऑक्सीडाइज होके वो सारी की सारी गैसेस यहाँ से लिबरेट कर जाएंगी। आपको पता है एरो का मतलब होता है कि यहाँ से लिबरेट कर गया। अगर तो इसके अंदर कार्बन भी मौजूद हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, तो आपको पता है कार्बन भी क्या करेगा, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे एक स्मेल क्रिएट हो जाएगी। उस स्मेल ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लिबरेट कर गई है। तो यहाँ से आपने क्या किया है, वाटर सैंपल के अपने वाटर सैंपल में से एयर को पास करवाया है। तो एयर के पास होते ही जितनी भी गैसेस थी, फाउल स्मेलिंग की गैसेस थी या सल्फ़र के कंपाउंड्स वाले थे या ऑर्गेनिक कंपाउंड थे या वोलेटाइल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह के भी कंपाउंड्स थे वो सारे गैसेस की फॉर्म में वहाँ से लिबरेट कर जाएंगे। और कार्बन जितना भी, आपको पता है मैंने कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि उनमें कार्बन मेन स्केलेटन होता है। तो अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा तो वो तमाम कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी और वहाँ से लिबरेट कर जाएगी। तो यहाँ से जितना भी आपके पास है और ऑक्साइड्स होंगे वो यहाँ से सारे लिबरेट कर जाएंगे। इवन दो एरेशन का एक और फ़ायदा भी है कि अगर वाटर के अंदर आयरन मौजूद हुआ, आयरन के शायद आपको ना पता हो, मैं बता देती हूँ। आयरन अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है, एक होता है Fe+2 और एक होता है Fe+3। आप लोगों ने मैट्रिक में सॉल्ट्स वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा Fe+2 में हो तो इसके साल्ट का कलर कुछ और होता है और +3 में हो तो इसका कलर कुछ और होता है। वहाँ पे आपने ये कलर्स याद किए थे, तो मैं वो चीज़ें याद नहीं करवाना चाह रही, मैं जस्ट ये याद करवाना चाह रही हूँ कि आयरन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक +2 में और एक +3 में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो +2 या +3 है, अगर आप जिस वाटर को प्योरीफाई करवा रहे हो उस वाटर में अगर आपके पास आयरन के +2 वाले आयंस हुए तो +2 वाले आयंस क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन से मिलके ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होके ये Fe+3 में बना देंगे। और Fe+3 ये होता है इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होता है और ये नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ये यहाँ नीचे सॉलिड पार्टिकल्स की तरह बैठ जाएगा और ऊपर वाला वाटर क्लीन हो जाएगा जिसको आप फिल्टर कर लोगे और तमाम सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर हो गया एरेशन का। तो एरेशन की मदद से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट जितनी भी इसकी रॉ वाटर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एरेशन की मदद से यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एक मेथड तो हो गया ये प्योरीफिकेशन का, एरेशन। नंबर 2 सेकेंड मेथड है आपके पास कोआगुलेशन। कोआगुलेशन क्या होती है,
शायद आपको आइडिया भी हो। कोआगुलेशन कहते हैं जमाना, जमना। अब देखो एक चीज़ होती है कोलॉइडल फॉर्म में, जेली देखी हुई है आपने? जेली ना तो लिक्विड होता है ना ही सॉलिड होता है, ठीक है ना। जेली ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ये होती है जेल फॉर्म में, ये होती है जेल फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कोलॉइड। जेल फॉर्म में जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलॉइड। आपने 9th क्लास में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा भी था। एक सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशंस होती हैं, और तीसरी होती है कोलॉइडल, जो इन बिटवीन होती है। तो कोआगुलेशन की मदद से हम वाटर को कैसे जो है ना वो प्योर कर सकते हैं। वाटर के अंदर अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जैसे आप लोगों को एक मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने फोग या ड्यू ड्रॉप्स जिसे कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स, हालांकि वो ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, और लिक्विड गैस से भारी होता है, तो लिक्विड के ड्रॉप्स को ज़मीन पे आ जाना चाहिए, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं? वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, वहीं पे सस्पेंडेड होते हैं। तो हालांकि वो लिक्विड है और सस्पेंड कहाँ है? गैस में, उन्हें तो नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? ऊपर सस्पेंड ही रहते हैं। तो इनको कहते हैं कोलॉइडल। वो कोलॉइडल फॉर्म मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो हम वाटर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं कोआगुलेशन से, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत सारे जो है ना पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो कि सस्पेंड होते हैं, हम उसे कोआगुलेट कर देते हैं, मतलब उसे जमा देते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर प्योरीफाई हो जाता है। अब इसको कोआगुलेट हम करते कैसे हैं? देखो हमारे पास है ये वाटर का सैंपल, मैं दोबारा से बताती हूँ। हमारे पास है ये वाटर सैंपल, ठीक है। इस वाटर के सैंपल, ये वाटर के मैं बस ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ, हमने इसको करना है प्योरीफाई। हम इस वाटर सैंपल के अंदर डाल देते हैं एलम। एलम क्या होती है? फटकरी। आम जुबान में आपने सुना होगा फटकरी जिसे कहते हैं, बल्कि बॉयज़ को तो पता भी होगा, अगर वो जैसे बार यूज़ करते हैं, अगर कट लग जाए फेस पे और ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो उसी एलम को यूज़ करते हैं। एलम को उस जगह पे लगाने से वो ब्लड उनका क्लॉट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड वहीं पे कोआगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो वो कोआगुलेशन एक कोआगुलेंट एजेंट होता है। तो हम उसी कोआगुलेंट एजेंट को वाटर की प्योरीफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। एलम का मैं ना फॉर्मूला लिखती हूँ, आप बेशक याद करना चाहो तो अच्छी बात है, कर लो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पोटाश एलम, हम जो एलम होता है ना, इसका नेम पूरा होता है पोटाश एलम। पोटाश एलम, इसका मतलब इसके अंदर पोटाशियम के सॉल्ट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखती हूँ, यहाँ पे होता है पोटाशियम सल्फेट प्लस डॉट एल्यूमिनियम का सल्फेट डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये पूरे का पूरा जो है ना, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है, फटकरी का। आपको फार्मूला तो इससे कुछ लेना देना तो है नहीं, आपने सिर्फ ये समझना है कि कोआगुलेशन हम करवा कैसे रहे हैं। हमने सिंपल वाटर के अंदर क्या किया? एलम को डाल दिया। ये वाटर था, इसके अंदर हमने एलम को डाल दिया। जब हम एलम को डालते हैं तो जितने भी इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल हैं वो सस्पेंड होके सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स जैसे प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाते हैं। ये सारे जितने भी इसके अंदर सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो नीचे प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर वाला आपका ये जो वाटर है ये सारा क्लीन हो जाता है, और इसको आप फिल्टर कर लेते हो और उसे यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो इसको पोटाश एलम की मदद से वाटर को कोआगुलेट, मतलब कोआगुलेशन के मेथड से वाटर को प्योरीफाई करना बहुत आसान भी होता है और इजी भी होता है। इससे आपके पास वाटर के अंदर ऑलमोस्ट 80% जितना भी रॉ वाटर के अंदर 80% जितना भी आपके पास वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। हम ये जो एलम है ना, इतनी डिटेल में अगर आप वैसे तो आपको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो एलम है ना, ये जैसे मैंने पोटाश एलम को यूज़ किया, इसी तरह ये एलम फेरिक का भी होता है, ये फेरिक का भी एलम होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ पोटाशियम के एलम को यूज़ करते हैं, फेरिक के एलम को यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो है उस इतनी डिटेल में आप मत जाएं, बस आप याद रखें कि कोआगुलेशन की मदद से आप वाटर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा ना वाटर एक मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, हमें वाटर को प्योरीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या कोआगुलेट हम क्यों करते हैं। मैंने कहा था कि एक वाटर होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर तो ठीक है यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो होता है ना हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है? वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं।
जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आते हैं वहाँ पे, तो ये उस वाटर को हार्ड बना देता है, और वो हार्ड वाटर ना तो पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही उसमें क्लीनिंग अच्छी हो सकती है। इवन अगर आप हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो तो ये बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज कर देता है। इसलिए आपको वाटर को सॉफ्ट करना पड़ता है, स्पेशली जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा हो उसे आपको लाजमी जो है ना वो सॉफ्ट करना पड़ता है। तो उसमें भी हम इसको कोआगुलेट करके, इसको हार्ड वाटर को जो है ना हम कोआगुलेट करके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और वो आपके पास मेथड कौन सा है आपने सुना है, बल्कि सुना भी होगा, पता भी होगा, और हमने शायद मैट्रिक में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसको हम क्लीन करते हैं। और उसको हम क्लीन कैसे करते हैं? क्लोरीन की मदद से। 9th या 10th क्लास में एक बॉक्स बना होता था और उसको हम याद करते थे जी, स्विमिंग पूल के पानी को कैसे साफ़ किया जाता है, उसकी क्लोरीनेशन करवा के। वहाँ पे हमने जैसे ये लाइन पढ़ी थी। तो हम देखते हैं कि हम वाटर को क्लोरीन की मदद से कैसे साफ़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है हमारा वाटर की क्लीनिंग में, वो वाटर की प्योरीफिकेशन में, वो हमारे पास क्या है? वाटर डिसइंफेक्टेंट। वाटर की डिसइंफेक्शन करनी है आपने, ठीक है ना, वाटर की डिसइंफेक्शन करनी है आपने। और किसकी मदद से करनी है? क्लोरीन की मदद से करनी है। तो अब देखो, क्लोरीन की मदद से आप वाटर को कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हो। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल वाटर था उसके अंदर हमने क्लोरीन को डाल दिया और हमारा वाटर जो है ना वो क्लीन हो जाता है। लेकिन अब देखो वो होता कैसे है। आप हमारे पास एक्चुअली जो वाटर को क्लीन करता है ना, H2O को, ये क्लोरीन क्लीन नहीं करता। क्लोरीन क्लीनिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। असल में होता क्या है कि जब हम क्लोरीन को वाटर में डालते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। मैं नीचे लिख देती हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड। ये बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड। और बेसिकली ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है जो इस वाटर को क्लीन करता है। क्लियर है ये बात? वाटर को क्लोरीन जो है वो क्लीन नहीं करता। आप वाटर के अंदर जब क्लोरीन ऐड करवाते हो तो ये फौरी तौर पे क्या बनाता है? हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। और ये हाइपोक्लोरस एसिड ही एक्चुअली वाटर को क्लीन करवाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से एक बात तो समझ आ गई आपको कि हमने वाटर में क्लोरीन डाली तब ये हाइपोक्लोरस एसिड बना। इसका मतलब जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है और आप इसे स्टोर नहीं कर सकते। आप इसे एक ही दफ़ा बनाकर स्टोर नहीं कर सकते। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही किया जाता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। इसलिए आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हो किस तरह से? वाटर के अंदर जस्ट क्लोरीन ऐड करवा दो, आपके पास बन जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। और ये हाइपोक्लोरस एसिड उस पूरे वाटर को क्लीन कर देता है जो आप प्योरीफाई करना चाह रहे हो। जिसके अंदर आपने डाला है वो सारा वाटर आपका प्योरीफाई हो जाता है। समझ आ गई? तो हाइपोक्लोरस एसिड एक बहुत अच्छा मतलब क्लीनिंग एजेंट है। और क्लोरीन की मदद से वाटर को प्योरीफाई करना ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। मतलब आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इनएक्सपेंसिव होता है ये मेथड। ईजी भी है, इनएक्सपेंसिव भी है, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसमें ना मसला पता क्या आता है? इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि क्लोरीन इजीली अवेलेबल है और बड़े आराम से वाटर को क्लीन कर सकती है, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनएक्सपेंसिव भी है। लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करते, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि हम इसे यूज़ करें क्योंकि इसके ना डिसएडवांटेजेस हैं। अब वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखो। अगर देखो मैं जिस वाटर सैंपल को क्लीन करवा रही हूँ, जिसको प्योरीफाई कर रही हूँ, अगर उस वाटर के अंदर, आपको तो ये पता है कि अगर वो पोल्यूटेड वाटर है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर गलती से जिस वाटर को आप क्लीन करवा रहे हो जिसमें आपने क्लोरीन डाली और हाइपोक्लोरस एसिड बन गया, अगर गलती से इस वाटर सैंपल के अंदर अमोनिया मौजूद हुई, अगर बाय चांस उस वाटर के अंदर अमोनिया मौजूद हुई तो क्या होगा? देखो आपने तो क्लोरीन डाल दी और वो क्या बन चुका हुआ है? हाइपोक्लोरस एसिड बन गया हुआ है। अगर गलती से इस वाटर के अंदर अमोनिया मौजूद हुई तो हाइपोक्लोरस एसिड इस अमोनिया से रिएक्ट करके कंपाउंड की सीरीज बनाता है। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है,
अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूँ तो बाकी रहेगी 2। जो हाइड्रोजन निकली है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली है वो इस OH के साथ मिलके तो वाटर बना देगी। बाकी क्या बचा, Cl, वो Cl इसके साथ लग जाएगा, ये NH2Cl बन गया। फिर एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। फिर ये आखिरी हाइड्रोजन भी निकल जाएगी और तीनों क्लोरीन हो जाएंगे और ये बना देगी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बहुत ही पावरफुल इरिटेंट होता है, आई इरिटेंट होता है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये आई इरिटेंट होता है, बहुत ही पावरफुल आई इरिटेंट है। तो उसी वाटर के अंदर जब आप कह लो कि स्विमिंग पूल का ही वो पानी था, तो जब आप उसमें जाएंगे तो क्या होगा, आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो एक तो डिसएडवांटेज हो गया ये वाला कि अगर उसमें अमोनिया मौजूद हुई तो हाइपोक्लोरस एसिड उस अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनिया के क्लोराइड्स बनाएगा, जिसमें से अमोनिया का ट्राइक्लोराइड मोस्ट पावरफुल आई इरिटेंट एजेंट होता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक तो डिसएडवांटेज ये हो गया, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर उसी वाटर के अंदर जिसमें हम मतलब हाइपोक्लोरस बना है, अगर इसके अंदर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स या उसके ऑर्गेनिक अल्केन्स के क्लोरो कंपाउंड्स मौजूद हुए, तो ये क्या करेगा, जैसे ये CH4 मीथेन है, ये उससे रिएक्ट करके, ये जब इससे रिएक्ट करेगा, देखो 4 हाइड्रोजन है, 1 बाय 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होती जाएगी, तो ये भी एक सीरीज़ बनाएगी। और इस मतलब सीरीज़ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब CH3Cl, फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, CH2 हो जाएगा, 2 क्लोरीन। लेकिन उस सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये वाला CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और आपको पता है ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर उस वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म बन गई और उसी में आपने स्विम किया तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म आप इनहेल कर लोगे और आप जो है ना वो एक तो होता है ना बेहोश होना, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको पता ही ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, ब्लडर सिस्टम में कैंसर कॉज कर देती है। तो ये एक्सेस अमाउंट में जब हो जाएगी तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसको हम कार्सिनोजेनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर इसी वाटर के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए या एरोमेटिक कंपाउंड के क्लोराइड्स मौजूद हुए, टोलिन मौजूद हुआ किसी भी तरह के, तो वो भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो है ना क्लोरीन की मदद से वाटर को डिसइंफेक्ट नहीं करते, क्योंकि क्लोरीन से वाटर को प्योरीफाई करना ईजी ज़रूर है, इनएक्सपेंसिव भी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास कि या तो ये अगर उस वाटर में अमोनिया मौजूद हुई तो ये अमोनिया के क्लोराइड्स बना देगा, और इनमें सबसे जो पावरफुल आई इरिटेंट होता है वो नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड है, या फिर हाइपोक्लोरस एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके ये क्लोरोफॉर्म बना देगा। इसके भी ये भी कार्सिनोजेनिक होता है और बहुत इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। उसके बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए तो वो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट रखता है, इसलिए हम डायरेक्टली क्लोरीन को यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम क्लोरीन के साथ या तो यूज़ कर लेते हैं ओजोन, या तो हम क्लोरीन के साथ ओजोन को यूज़ कर लेते हैं। ओजोन क्या होती है, ओजोन होती है O3, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं क्लोरीन का डाइऑक्साइड ClO2, क्लोरीन का डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं आते। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। हमने वाटर को प्योरीफाई करने के 3 तरीके सीख लिए। सबसे पहला कौन सा था, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था एरेशन। एरेशन में हमने किस तरह से किया वो आपने देख लिया, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद हमने देखा कोआगुलेशन। कोआगुलेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, कोआगुलेंट एजेंट्स यूज़ करते हैं, और सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा होता है, पोटाश एलम, जिसे हम फटकरी कहते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। तो कोआगुलेंट की मदद से भी वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि हम क्लोरीन को यूज़ करके वाटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली क्लोरीन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगरचे ये इनएक्सपेंसिव मेथड है और क्लीनिंग अच्छी देता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मसलन अमोनिया अगर उसमें मौजूद हुई तो अमोनिया के क्लोराइड्स बना देगा।
अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर हुआ तो क्लोरोफॉर्म बना देगा, या फिर अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए तो उसको भी ये हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है। इसलिए हम क्लोरीन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम या तो क्लोरीन को ओजोन के साथ या फिर क्लोरीन के डाइऑक्साइड के साथ यूज़ करते हैं, तो इसके इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों आपको? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास लास्ट टॉपिक इसका वाटर पोल्यूशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ा सा इसका पहले भी इंट्रो दिया हुआ है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक है, एग्रीकल्चर है या फिर इंडस्ट्रीज़ का है, कहीं का भी अगर आपके पास सॉलिड वेस्ट है तो आप उस सॉलिड वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, आप इसे कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले आप हमारे पास आता है, हम क्या करें, लैंडफिल। लैंडफिल में हम क्या करते हैं, लैंडफिल में हम एक बहुत बड़ा सारा घड़ा खोदते हैं और ये हम जगह सिलेक्ट करते हैं कि किस जगह पे हम ये जो है ना वो घड़ा खोद के हम उसमें वेस्ट को बर्न कर सकें, उसमें डंप कर सकें। तो लैंडफिल में हम क्या करते हैं, लैंडफिल में हम एक बहुत बड़ा सा घड़ा खोदते हैं और उसके अंदर सारा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट उसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन वहाँ से क्या होता है, नुकसान बहुत कम होता है लेकिन पोल्यूशन ज़रूर क्रिएट करता है। जैसे आपने जिस जगह पे वो डाल दिया है, एक तो वो ज़मीन किसी काबिल नहीं रहेगी, मतलब फर्टिलिटी तो उसकी बिल्कुल एंड हो चुकी होगी, आप उससे जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि उस जिस जगह पे आपने सॉलिड वेस्ट को डंप ऑफ किया है वहाँ पर ये बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स हैं या नाइट्रोजन है, मीथेन, अमोनिया, NH3, हाइड्रोजन के सल्फाइड्स, इस तरह के डिफरेंट गैसेस वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है जो कि पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। और ये फर्दर ये करके एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसमें बना सकते हैं। तो लेकिन सॉलिड वेस्ट को इस तरह से लैंडफिल में अगर आप डंप ऑफ कर देते हो तो ये पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। या फिर लेकिन हम लोग इन मेथड्स को फॉलो नहीं करते हैं, हमारा जहाँ दिल करता है हम वेस्ट को वहीं पे फेंक देते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास लैंडफिल के बाद इंसिनरेशन। इंसिनरेशन भी आपको पता है कि क्या होती है। इंसिनरेशन में हम एक बहुत बड़ा घड़ा खोद के उसके अंदर सारा वेस्ट डाल देते हैं और सारा वेस्ट डालने के बाद हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने से क्या होता है, जो पहले आपका इतना बड़ा ढेर था वो जल जाएगा और एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो उसका जो मतलब उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है वो बहुत कम हो जाएगी, पहले से हाफ से भी हाफ हो जाएगी, 1/4 कह लो, 3/4 कह लो, कि ये बहुत ज़्यादा उसका जो है ना स्पेस को कम कर देता है, क्योंकि अब सॉलिड वेस्ट सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ऐश में कन्वर्ट हो गया हुआ है, तो वो एशेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस इंसिनरेशन का एक और फ़ायदा होता है कि आप जब इसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हो तो बर्न करने पे जो हीट रिलीज़ होती है, उस हीट यहाँ पे जो हीट रिलीज़ होती है उस हीट को आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, स्टीम इंजन्स में, टरबाइंस को चलाने में। तो ये हीट यूज़ होती है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और वो जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उससे क्या होता है, टरबाइन हम रन करवाते हैं, और टरबाइन जब रन होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो देखो वेस्ट की मदद से हमारे लिए ये फ़ायदा भी है कि अगर हम वेस्ट को इंसिनरेट करते हैं तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उसकी हीट को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्टीम इंजन्स में, और उससे टरबाइन चलवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। थर्ड मेथड है आपके पास लैंडफिल इंसिनरेशन के बाद आपने पढ़ा हुआ है कि एक होती है रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग में हम क्या करते हैं, 3R स्ट्रेटजीज आपने पढ़ी हुई हैं कि आप उसे क्या करो, रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइक्लिंग। ये आपके पास, इसको हम कॉमनली बोलते हैं 3R स्ट्रेटजीज़।
3 स्ट्रेटजीज कि आप रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रीसाइकलिंग करो। रिड्यूस मतलब अपने नेचुरल सोर्सेज को कम से कम करो, अपना यूज़ इतना बनाओ कि ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे व्हीकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो हमें उतना फ्यूल यूज़ करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। बिला ज़रूरत उसको इस्तेमाल करने से हमारे नेचुरल सोर्सेज कम होते हैं। आगे चल के हम देखेंगे भी कि हमारे नेचुरल सोर्सेज किस 2 तरह के हैं, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। तो इसलिए हम अपने सोर्सेज को महफूज करने के लिए रिड्यूस करना चाहिए या फिर उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। जो चीज़ें रीयूज़ की जा सके आपको उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। और रीसाइकलिंग, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, प्लास्टिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीसाइकलिंग मटेरियल। प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो, तो हमें रिसाइकलिंग के थ्रू अपने सोर्सेज को सेव भी करना चाहिए। यहाँ तक हमारी वाटर पोल्यूशन बच्चों क्लियर हो गई है, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन यहाँ तक ऑल कंप्लीट हो चुकी हुई है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, वो ये है कि आप वाटर की पोल्यूशन को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हो। ये आपकी असाइनमेंट होगी, लेकिन अभी आप सिर्फ लेक्चर पर फोकस करो। मैं असाइनमेंट आपको सेपरेटली बाद में बताऊंगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर हमने टोटली आज वाटर पोल्यूशन ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉइज़ पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।